तो HTML में जो हम पेजेस बनाते हैं उससे क्या होता था कि जब हम पेज स्विच करते थे तो पेज हमारा रिफ़्रेश होता था और पेज लोड होने में टाइम लगाता था। लेकिन रिएक्ट के अंदर ये चीज़ नहीं होती। रिएक्ट के अंदर हमारे पास क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनती हैं, सिंगल पेज के यानी कि एक ही पेज के ऊपर सारा कुछ होता है। तो जब हम पेज शिफ्ट करते हैं तो हमारा पेज रिफ़्रेश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी रिएक्ट को डिज़ाइन इसलिए किया गया है उसकी परफॉर्मेंस फास्ट की जा सके। इसके अंदर एक कंसेप्ट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं डोम का। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट होती है ना उसके अंदर डोम क्रिएट होता है। डोम कैसे क्रिएट होता है? उसमें क्या होता है कि जो HTML हमारी जितनी होती है ना वो सारी एक ट्री की फॉर्म में बन देती है। मैंने आपको HTML के लेक्चर में भी करवाया था कि उसमें क्या होता है कि हमारे पास ना सबसे पहले हम HTML का टैग बनाते हैं, मेन टैग क्रिएट होता है। उसके अंदर भी दो टैग्स हमारे बनते थे, एक हेड का टैग होता था, एक बॉडी का टैग होता था। तो ये दोनों क्या होते थे? उसके HTML के चाइल्ड हो गए। फिर हम क्या कहते थे, हेड के टैग के अंदर भी दो चाइल्ड बनाते थे। एक हम आइकन के लिए बनाते थे, टैग यूज़ करते थे, एक हम टाइटल के लिए टैग यूज़ करते थे। तो ये उसके जो है ना हेड के चाइल्ड हो जाते थे। इस तरीके से बॉडी के अंदर हम क्या कहते हैं, अपनी पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते थे। उसके अंदर हमारी हेडिंग्स आ जाती थी, पैराग्राफ, इमेजेस, एंकर टैग्स। तो ये सारे बॉडी के चाइल्ड्स हो जाते हैं। तो ये सारा क्या है, एक ट्री का स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि एक मेन पार्ट होता है, पेरेंट होता है, फिर उसके चाइल्ड, फिर आगे उसके चाइल्ड। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं डोम स्ट्रक्चर। तो ये सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर बनता था। तो उससे क्या होता है कि जब हम पेज को शिफ्ट करते थे ना, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाते थे, तो हमारा पूरा जो डोम होता है ना वो रीलोड होता था। यानी कि अगर हमने एक पेज को होम पेज से अबाउट पेज के ऊपर गए ना, तो पूरा डोम जितना भी क्रिएट किया उसने सारे को रीलोड करता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन होती थी और पूरा डोम रिफ्रेश होने के बाद हमारा पेज शिफ्ट होता था। लेकिन रिएक्ट के अंदर उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी। रिएक्ट के अंदर उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जिसको हम कहते हैं वर्चुअल डोम। जो जावास्क्रिप्ट का डोम होता है उसको कहते हैं रियल डोम, और जो रिएक्ट का डोम होता है उसको हम कहते हैं वर्चुअल डोम। डोम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि मैंने बताया था कि जब हम HTML के अंदर काम करें तो ये सारा हमारा HTML का डॉक्यूमेंट होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट भी पढ़े थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जो होता है ना ट्री स्ट्रक्चर बनता है वो सारा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बनता है, यानी कि उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं सारे। तो वो रियल डोम होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो रिएक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया था कि उस रियल डोम को रिप्लेस कर दिया वर्चुअल डोम से। अब वर्चुअल डोम क्या होगा? वर्चुअल डोम में क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते थे। तो जब हमारा पेज एक पेज से दूसरे पेज पे जाते थे या कोई एक्शन परफॉर्म करते थे ना, तो हमारा पूरा डोम रीलोड नहीं होता था। हमारा सिर्फ स्पेसिफिक कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किए ना, सिर्फ वो रीलोड होता था। तो इससे क्या होगा, हमारे पूरे डोम जो जब डोम रीलोड नहीं हुआ तो हमारा टाइम भी कम लगेगा, परफॉर्मेंस हमारी फास्ट हो जाएगी। तो हमारी जो रिफ्रेशमेंट हमारी वेबसाइट का रिफ्रेश रेट था वो भी इंक्रीज़ हो गया, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो गई। तो इसलिए हम क्या करते थे, रिएक्ट को यूज़ करते थे। अब हमने सारे कंपोनेंट्स बनाने सीख लिए थे उसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। फिर हमने JSX भी सीख ली, राउटिंग भी सीख ली। तो राउटिंग के अंदर हमने कल सीखा था कि हम राउटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। उसके अंदर हमने एक पैकेज यूज़ किया था, रिएक्ट राउटर डोम का, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट है उसके अंदर हम राउटिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एक पैकेज यूज़ करना पड़ता है। तो हमने वो रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज इंस्टॉल किया था। उसके अंदर 3-4 चीज़ें हमने यूज़ की थी। सबसे पहले हमने ब्राउज़र राउटर यूज़ किया था, अपनी पूरी एप्लीकेशन उसके अंदर ऐप कर दिया था। फिर उसके बाद राउट्स क्रिएट किए थे। राउट्स के मैंने बताया कि जो हम लिंक्स बनाते हैं अपने, यानी कि होम पेज पे जाना है तो उसके लिए स्लैश का हमने लिंक क्रिएट करना था, उसको पाथ भी कहते हैं और राउट्स भी कहते हैं। उसके लिए अबाउट पेज पे जाना है तो उसके लिए स्लैश अबाउट हमने क्रिएट किया था। तो ये सारे राउट्स क्रिएट किए थे। और उसके बाद नैब बार के अंदर जहाँ पे हमने यूज़ करना था, अपनी नैब बार लगाई थी, पेजेस बनाए थे, वहाँ पे हम क्या करते थे, लिंक का टैग यूज़ करते थे। HTML के अंदर हमारे पास एंकर टैग यूज़ होता था, और जो रिएक्ट है उसके अंदर हमारे पास लिंक टैग यूज़ होता है। अब एंकर टैग की फंक्शनलिटी होती है कि उसने पेज को रिफ्रेश करना होता है, और जब भी पेज को शिफ्ट करते हैं एंकर टैग पेज को रिफ्रेश करता है। लेकिन हम क्योंकि रिएक्ट करें तो रिएक्ट में हमने रिफ्रेश वाला काम नहीं करना, इसलिए हम क्या करते थे, जो रिएक्ट राउटर डोम वाला पैकेज इंस्टॉल किया ना, उस पैकेज के अंदर हमारे पास जो लिंक का टैग आता है हम वो यूज़ करते हैं। तो जब हमारा एंकर टैग होता है उसके अंदर href यूज़ होता है। href के अंदर हम लिंक प्रोवाइड करते हैं अपने पेज का। तो लेकिन जब हमने रिएक्ट में जो लिंक टैग यूज़ करना है तो उसमें हमने टू वाला एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो टू के अंदर हम अपने लिंक जो है ना पेज का लिंक पास कर देते हैं। तो इससे क्या हमारी सारी राउटिंग हो जाती थी। तो ये सारा काम हमने सीख लिया कि राउटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोब्स कैसे कर सकते हैं, पास कैसे कर सकते हैं और कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में ना हमने देखना है कि अगर हमें कोई HTML की वेबसाइट दी जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रीवियस वीक से जो प्रीवियस था उसमें एक आपको वेबसाइट बताई थी HTML कोडेक्स के नेम से। वहाँ से क्या होता था, हम HTML के टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते थे, यानी कि बनी बनाई HTML की वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते थे। वो HTML के अंदर और बूटस्ट्रैप के अंदर बनी थी। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें वहाँ से एक वेबसाइट डाउनलोड कर लेते हैं, वो HTML के अंदर बनी हुई है, तो हमने इसको रिएक्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम वो सीखेंगे। हम वहाँ से एक वेबसाइट जो डाउनलोड करेंगे और उस पूरी HTML की वेबसाइट को रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और सीखेंगे कि रिएक्ट के अंदर वो कन्वर्ट करने से उसका क्या फ़ायदा हुआ, कोड हमारा कितना कम होगा, क्या चीज़ें होंगी, सारा कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है,
htmlcodex.com, ये वेबसाइट का नेम है। अपनी इस वेबसाइट पे चले जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर ना आपको ऑलमोस्ट 180 जो है ना, मगर 177 है, प्लस है तो 180 में बन जाते हैं। तो 180 के करीब ना आपको HTML की वेबसाइट जो है ना बनी बनाई मिल जाएंगी। इसके अंदर प्रो भी हैं और फ्री वाली भी हैं। तो हमने जो है ना फ्री वाली को यूज़ करना है। तो आपने टेम्पलेट्स पे जाना है। तो ये सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इसमें जो फ्री वाले टेम्पलेट्स हो गए ना हमने वो यूज़ करना है, क्योंकि ये प्रो वाले टेम्पलेट्स हैं, ये पेड है, इसके लिए पेमेंट चाहिए होगी। तो हमने फ्री वाली जो है ना यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये अगर ये पसंद आ जाती है, इसको देखते हैं हम, इन्वायरमेंट वाली। अगर हमें ये वाला एक थीम वेबसाइट पसंद आती है, हमने इसको डाउनलोड करना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और पहले इसका देख लेते हैं लाइव प्रीव्यू, देखते हैं कि ये कैसी दिखेगी। लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये इस तरह की वेबसाइट है एक, ठीक है। इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हमारे नैबर भी है, कार्ड्स भी लगे हुए हैं, इसमें ये सारा काम हुआ है, ठीक है। तो अगर इस वेबसाइट को हमने रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हम बैक पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो क्या होगा, ये आपकी वेबसाइट डाउनलोड हो जाएगी। आप ये पूछ रहे हैं कि आपने पेड वाला बंडल लेना है, फ्री वाला, हम फ्री वाला बंडल यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये वेबसाइट डाउनलोड होगी हमारे पास, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जिप फॉर्मेट के अंदर जो हमारे पास ना वेबसाइट डाउनलोड होती है, तो हमने इसको अनजिप करना है। राइट क्लिक करेंगे, इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इधर ही कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो ये सारा क्या है हमारे पास, ये HTML का फॉर्मेट है। अब ये पूरी वेबसाइट हमारे पास HTML में डाउनलोड होगी। इसमें देखें HTML वाली सारी फाइल्स आ गई हैं। अगर मैं HTML पे क्लिक करता हूँ इंडेक्स वाली पे, तो अब ये जो है ना वेबसाइट मेरे कंप्यूटर से ओपन हुई है। पहले क्या हो रही थी, कोडेक्स वाली वेबसाइट पे ओपन हो रही थी इसका लाइव प्रीव्यू। आप इसका लाइव प्रीव्यू में अगर देखेंगे तो ये लिंक चेंज हो गया है। इसका मतलब अब ये मेरे कंप्यूटर के अंदर से वेबसाइट ओपन हुई है। तो अब हमने इस वेबसाइट को कन्वर्ट करना है उसके रिएक्ट के अंदर। तो रिएक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्ट के प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, मैंने आपको जब हमने रिएक्ट स्टार्ट की थी उसमें बताया था कि हम बीट के साथ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट विद बीट। इधर लिख देते हैं इंस्टॉल। तो ये वीट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ भी ये कमांड आ जाएगी लेटेस्ट वाली। हमने इसको कॉपी करना है। आपने उस फोल्डर के अंदर चले जाना है जिस फोल्डर के अंदर हमने रिएक्ट के प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में रिएक्ट का एक फोल्डर क्रिएट किया था और उसके अंदर एक वीट वाला प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अब इसके अंदर हमने न्यू एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो अगर आप विंडो 11 यूज़ करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखेंगे CMD। जैसे CMD लिखेंगे तो आपका ना विंडो का टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो इस टर्मिनल को यूज़ करके आप अपने जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट को। तो इसके लिए सबसे पहले कंफर्मेशन करनी है कि आपके पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं लिखूँगा क्या मेरे पास Node.js इंस्टॉल है, मैं लिखूँगा Node.js वर्जन। तो Node.js का वर्जन आ गया, इसका मतलब मेरे सिस्टम में Node.js इंस्टॉल है। तो ये रिएक्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा भी था कि Node.js को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने कंफर्म किया कि Node.js क्या मेरे पास अवेलेबल है, तो अवेलेबल है। अब हम क्या कर सकते हैं, वीट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो जो कमांड मैंने कॉपी की थी उसको मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे हम। तो ये पूछ रहा है आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, HTML की वेबसाइट को रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ HTML टू रिएक्ट। ये हमने प्रोजेक्ट का नेम रखा, एंटर प्रेस किया। उसके बाद पूछा है हमने फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है। तो हमने क्योंकि रिएक्ट सीख रहे हैं तो हम फ्रेमवर्क का रिएक्ट ही यूज़ करेंगे। मैं थर्ड पे आके एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद पूछा कि रिएक्ट का कौन सा वेरिएंट चाहिए आपको, टाइपस्क्रिप्ट वाला चाहिए, जावास्क्रिप्ट। क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट सीखी थी तो हम जावास्क्रिप्ट वाला वेरिएंट डाउनलोड करेंगे इसका। जावास्क्रिप्ट पे आके एंटर प्रेस किया। उसके बाद कह रहा है कि आपने NPM के पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो ये मैंने बताया था कि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें नोड मॉड्यूल चाहिए होते हैं। तो हमने नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करने होते हैं। तो अगर मैं येस कर देता हूँ वो इधर ही इंस्टॉल कर देगा। अगर मैं येस नहीं करता तो मुझे प्रोजेक्ट को ओपन करके खुद इंस्टॉल करने पड़ेगी। तो मैं येस कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा।
अब ये 2 से 3 मिनट लगाएगा, हमारा जो है ना रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके सारे जो नोड मॉड्यूल्स हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो उसने हमें लिंक प्रोवाइड कर दिया। तो मैंने बताया था कि जब हमारे पास इस तरह का लोकल होस्ट वाला लिंक आ जाए तो इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट चल गया। अब मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो ये प्रोजेक्ट मेरा स्टॉप हो जाएगा। अभी हम क्योंकि इसको चला नहीं रहे तो मैंने स्टॉप कर दिया। अब हम टर्मिनल को क्लोज़ करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक HTML2 रिएक्ट वाला न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया, यानी कि रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, अपने VS कोड को ओपन करना है। यहाँ पे रिएक्ट वाला जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन करेंगे, ओपन फोल्डर, और ये वाला हमारा था रिएक्ट का प्रोजेक्ट। तो ये हमारा रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमारे पास जो है ना डमी कंटेंट है। तो मैंने बताया था कि डमी कंटेंट जो है ना सबसे पहले आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एसिड फोल्डर डिलीट करेंगे। उसके बाद ये CSS वाली फाइल भी हमें नहीं चाहिए, हमने इसको भी डिलीट कर देना है। ये भी CSS की फाइल नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर देंगे। ऐप के अंदर आके यहाँ से हम ये CSS वाले लिंक भी रिमूव कर देंगे सारे, इस सारे को रिमूव करेंगे। और इसके अंदर जो HTML लिखी है वो भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको सारे को रिमूव कर देंगे। ये पार्ट भी रिमूव कर देंगे हम। और मेन के अंदर आके यहाँ से ये CSS वाली फाइलें हमने रिमूव कर दी, उसको रिमूव कर देंगे। तो अभी ये हमें एक एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि इसके अंदर अभी कंटेंट कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हम यहाँ पे कंटेंट लिख लेते हैं, H1 लगा देते हैं और उसमें लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट। अब इसको पहले रन करेंगे, फिर इसको हमारे जो HTML वाला प्रोजेक्ट डाउनलोड किया उसको कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर। हमने टर्मिनल ओपन किया। आप टर्मिनल जो है ना कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm run dev। मैंने बताया था कि कमांड हमारे पास जो है ना पैकेट और जेसन की फाइल, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे पास कमांड पड़ी होती है। जो फर्स्ट वाली कमांड होती है ये प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए होती है। तो मैंने वही कमांड पेस्ट की, एंटर प्रेस किया, मेरे पास लिंक आ गया। मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो जाएगा, और जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था वो हमारे पास शो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाले पेजेस को क्लोज कर देते हैं और ये प्रोजेक्ट हम ओपन कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, जो HTML का प्रोजेक्ट डाउनलोड किया हुआ है ना, हमने उसको रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, VS कोड है ना, आपने एक VS कोड के अंदर आपने ये ओपन किया हुआ है अपना रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट, तो दूसरे VS कोड आपने एक न्यू ओपन करना है, उसके अंदर आपने रिएक्ट जो HTML वाला प्रोजेक्ट डाउनलोड किया उसको ओपन कर लेना है। तो उसके इजी सोल्यूशन आपने क्या करना है, आपने ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। हमने ये वाली ऑप्शन प्रेस करेंगे तो ये विंडो 11 का फीचर है, इसमें आप ना जो है ना मल्टीपल विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से ओपन किया। मैं यहाँ पे करूँगा एक न्यू विंडो पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करें, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास न्यू विंडो आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इधर करूँगा तो ये इस साइड पे ओपन हो जाएगी। इसको फुल विड्थ कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, अब 2 VS कोड मेरे पास ओपन हो गए। एक लेफ़्ट साइड पे VS कोड ओपन है और एक राइट साइड पे VS कोड ओपन है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया, अपना रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट ओपन कर दिया। तो राइट साइड पे हम जो HTML वाला प्रोजेक्ट डाउनलोड किया उसको ओपन कर लेंगे। मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, हमने ओपन फोल्डर पे क्लिक किया और वो फोल्डर हमने कहाँ पे डाउनलोड किया था, डाउनलोड्स के फोल्डर में ये वाली वेबसाइट हमने डाउनलोड की थी। तो मैं इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी प्रोजेक्ट जो है ना रिएक्ट पूरा प्रोजेक्ट है जो HTML वाला वो भी ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 ना इसको कन्वर्ट्स करना है रिएक्ट के अंदर। अब मैंने बताया था कि रिएक्ट के अंदर जितना भी काम हमने करना है सारा कंपोनेंट्स बना के करना है। तो अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर कंपोनेंट्स भी बने हैं, डिफरेंट फाइल्स बनी हुई हैं। हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स फाइल होगी, इसके अंदर भी हमारे पास नेबर है, ठीक है। ये नेबर है हमारे पास इसके अंदर पड़ी हुई है। इसके बाद इसके अंदर कारोजल है, फिर हमारे पास ये अबाउट सेक्शन है इसके अंदर, इस तरीके से सर्विसेज का सेक्शन है, फिर डोनेशन का सेक्शन है एक, और उसके बाद काउंटर का सेक्शन है, और साथ इसमें है केसेस का सेक्शन है, फिर इवेंट्स का सेक्शन है, फिर ब्लॉग्स का सेक्शन है, फिर गैलरी है हमारे पास, और वॉलंटियर्स है, और लास्ट में हमारे पास फूटर आ जाता है, और फिर कॉपीराइट वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेक्शन हमारे पास इंडेक्स पेज के ऊपर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं होम अबाउट वाला पेज ओपन करूँगा
तो अबाउट वाले पेज के ऊपर भी हमारे पास नैब बार जो है रिपीट हो रही है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सेक्शन और भी आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि ना जितने पेजेस भी HTML के अंदर हम बनाते हैं ना, हमें नैब बार हर पेज के ऊपर डिफरेंट नैब बार बनानी पड़ेगी, यानी कि कोड को रिपीट करना पड़ रहा है। लेकिन हमने क्योंकि रिएक्ट सीखी है तो रिएक्ट में फ़ायदा क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स को रीयूजेबल बना सकते हैं। हम एक ही कंपोनेंट बनाएंगे, उसको सारी फाइलों के अंदर यूज़ कर लेंगे। तो हमें क्या होगा ना, नैब बार बार नहीं बनानी पड़ेगी। हम एक ही दफ़ा नैब बार को क्रिएट करेंगे, सारे पेजेस के ऊपर यूज़ कर लेंगे। तो नैब बार के ऊपर अब इसमें क्या हो रहा है, जो HTML के नैब बार सारे पेजेस के डिफरेंट है ना, अगर हमने नैब बार के अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है ना, तो हमें जितने ये पेजेस है ना, सब पेजेस के अंदर 1 बाय 1 जाके ना नैब बार को चेंज करना पड़ेगा। तो जो कि बहुत जो है ना एक्सपेंसिव टास्क होता है। अगर इसमें पेजेस कम है, 50 पेजेस हो जाते हैं या इससे ज़्यादा पेजेस हो जाए, तो उतने पेजेस के ऊपर नैब बार हैं, तो सबको 1 बाय 1 चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, रिएक्ट को यूज़ करते हैं और उसमें एक ही कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसको सभी जगह भी यूज़ कर लेते हैं। तो जब चेंज करना होगा, एक ही कंपोनेंट के अंदर चेंज करेंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कन्वर्जन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, SRC फोल्डर है ना, इसके अंदर आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है और उसका नाम आपने रख देना है कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नैब बार का कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो इसके अंदर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे अपनी, इसका नेम रख देंगे nabbar.jsx। ये फ़ाइल क्रिएट होगी। मैंने कल एक आपको एक्सटेंशन बताई थी, जिससे क्या होता है कि अगर हम RFC लिखें और एंटर प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ना कंपोनेंट का जो सिंटैक्स होता है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और अपने क्या करना है, इंडेक्स वाली फ़ाइल में आके यहाँ से हमने जो नैब बार का कोड है उसको कॉपी कर लेंगे। तो नैब बार का कोड हमारे पास था इतना, ये वाला पार्ट हमारा नैब बार का है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इस जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये सारा कोड है यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब एक चीज़ आपने काम और करना है कि मैंने बताया था कि क्लास वाला कीवर्ड है ना, वो रिएक्ट के अंदर ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। तो हमने क्या करना है, क्लास वाले कीवर्ड को रिप्लेस कर देना क्लास नेम से। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है Ctrl F2। अब जैसे ये प्रेस करेंगे ना, तो जितनी भी इस फाइल के अंदर आपके पास क्लास वाला कीवर्ड है ना, सबको सेलेक्ट कर लेगा। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसका एक और मेथड होता है, आपने Ctrl F प्रेस करना है तो आपके पास ये ऊपर सर्च बार आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिखना है क्लास। तो ये हमारे इस पेज के ऊपर 45 दफ़ा क्लास वाला कीवर्ड यूज़ हो रहा है। तो इसने सेलेक्ट कर लिया कि 45 दफ़ा आ रहे हैं। तो मैंने ये बटन प्रेस करके यहाँ से इसको रिप्लेस कर दूँगा क्लास नेम से। और इसके साथ ये वाला बटन होता है, जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, अभी ये देखिए नीचे सारा क्लासेस आ रहे हैं, क्लास लिखा हुआ है। जैसे मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो सारी नीचे रिप्लेस हो गए, हर जगह पे क्लास नेम आ गया। क्योंकि क्लास वाला कीवर्ड है वो बिल्ट इन है रिएक्ट के अंदर, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने जब इसको क्लास नेम करेंगे तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा Ctrl F प्रेस करूँगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा, इसको यहाँ से भी क्लोज़ कर देंगे। तो अब ये देखिए सारा क्लास हमारे क्लास नेम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब ना इसको अगर हम यूज़ करेंगे ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसमें देखिए ये एंकर टैग्स भी लगे हुए हैं, ये हमने सारा कुछ रिप्लेस करना है इसके अंदर से। ठीक है, अभी हम अगर इसको इंटरफेस देखते हैं तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा कुछ? क्योंकि हमने क्या किया था, अपनी नैब बार का कंपोनेंट क्रिएट तो किया, इसको यूज़ कहीं नहीं किया। अब हमने इसको यूज़ करना है। हम इसका नेम कॉपी करेंगे, अपने मेन कंपोनेंट में आके यहाँ पे आके इसको रिमूव किया और यहाँ पे नैब बार के कंपोनेंट को यूज़ कर लिया नैब बार। और इसको हमने क्या करना है, Ctrl Shift प्रेस किया, इसको इंपोर्ट कर लिया। तो जैसे इंपोर्ट किया तो ये यहाँ पे अब इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम जाएंगे इसका इंटरफेस देखेंगे तो रिफ़्रेश करेंगे तो अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ की थी कंसोल वाली, तो कंसोल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एरर शो करवाता है कि हमारे पास कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं। तो अभी ये बता रहा है कि हमारे पास जो स्टाइल्स है ना, ये हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होता है ना स्टाइल वाला टैग, ये हमने CSS की प्रॉपर्टी है। तो ये CSS का काम है, तो इसको हम जो है ना रिएक्ट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम अपनी वेबसाइट के कोड में वापस आएंगे, नैब बार में आए और यहाँ पे देखेंगे कि वो स्टाइल किस जगह पे लगा हुआ है। अगर हम कोड पे वापस आते तो लाइन नंबर बता देता मैं, अगर यहाँ से कोई चीज़ ना मिले तो आप ना Ctrl F प्रेस करके सर्च भी कर सकते हैं। हमने इस पार्ट पे सर्च करना है, Ctrl F प्रेस किया और लिखा स्टाइल, तो ये इस जगह पे स्टाइल यूज़ हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट का जो रिएक्ट है ना, इसके अंदर हम स्टाइल इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। इसमें अगर CSS आपने यूज़ करनी होती है ना, तो CSS को थोड़ा सा इसका मेथड चेंज होता है।
हमने क्या करना है, इसको कट करना है यहाँ से, और ये भी पार्ट कट कर देना है। तो हमने कल एक चीज़ देखी थी प्रोब्स को पास करने के लिए, कल ही परसों चीज़ देखी थी, कल भी बल्कि उसको यूज़ किया था हमने। जब पैरामीटर्स पास करने हो तो हम पैरामीटर का नेम लिख के आगे इक्वल लगा के तो ये वाली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो ये मैंने बताया था JSS का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। तो हमने ये वाला मेथड यूज़ करके इसके अंदर हमने CSS लिखनी होती है। अब जो CSS होती है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखी जाती है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये हमने देखा था, की वैल्यू पेयर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये चीज़ हमने काम किया था। तो आपने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इसके अंदर आपने वो CSS की प्रॉपर्टी, अभी इस तरीके से लिखें तो अभी भी एरर आएगा। तो हमने क्या करना है, इसका की वैल्यू पेयर लिखना है ना, तो अगर मार्जिन लेफ्ट हम CSS में इस तरीके से लिखनी है ना, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मार्जिन लेफ्ट आपने इस तरीके से लिखना है, मीन्स के जो डैश होती है ना, डैश को आपने रिमूव कर देना इसके अंदर से, और जो फर्स्ट लेटर सेकंड कीवर्ड का फर्स्ट लेटर होगा उसको आपने लार्ज कर देना है। तो इस तरीके से मार्जिन लेफ्ट आएगा। तो जो इसकी वैल्यू होगी इसको हमने इन्वर्टेड कोर्स के अंदर लिखना है। इस तरीके से लिखेंगे तो आप CSS को यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। जो सिंपल मेथड था ना, उस तरीके से आप CSS को यूज़ नहीं कर सकते रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट में यूज़ करने के लिए आपको ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आपने मार्जिन राइट लिखना होगा तो CSS के अंदर हम मार्जिन राइट लिखते थे, इस तरीके से हम मार्जिन राइट लिखते थे, RIGS, ठीक है। लेकिन रिएक्ट के अंदर अगर आपने मार्जिन राइट लिखना होगा तो हम लिखेंगे मार्जिन और R कैपिटल करके इस तरीके। तो इस तरीके से हमने रिएक्ट के अंदर काम करना होता है। रिएक्ट के अंदर हम ये डैश वाली जो है ना, इसको कहते हैं अंडरस्कोर कहते हैं, तो ये अंडरस्कोर वाला काम हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमने CSS यूज़ करनी है और CSS को ऑब्जेक्ट बना के फिर यूज़ करनी है। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था इस तरीके से। अब इसको सेव करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास कुछ आ रहा है। आप ये देखें हमारे पास ओवरव्यू आ रहा है, लेकिन अभी ये डिज़ाइन ख़राब क्यों हो रहा है, क्योंकि ना इसके अंदर उन्होंने ना बूटस्ट्रैप को यूज़ किया होगा। जो हमने फाइल डाउनलोड की है तो उसके अंदर बूटस्ट्रैप होगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और होंगी। तो हमें सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट के अंदर लगानी पड़ेंगी, जो जो चीज़ें उन्होंने लगाई हुई हैं। अगर वो नहीं लगाएंगे तो हमारे वेबसाइट के अंदर एरर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम वो काम करेंगे, हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो देखेंगे उन्होंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। तो मैंने बताया था कि हमारे पास जितने भी लिंक्स होते हैं, CDN के लिंक हमने क्या किया था, वो बूटस्ट्रैप का CDN लिंक यूज़ किया था, टेलमेंट का CDN लिंक यूज़ किया। तो सारे लिंक्स हम क्या कहते हैं, हेड के अंदर यूज़ करते हैं। तो उन्होंने हेड के अंदर ही सारे लिंक्स यूज़ किए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, सेम ऐसे ही ये हेड के अंदर जो उन्होंने लिंक यूज़ किया हमने इनको कॉपी करना है और अपनी फ़ाइल की जो है ना रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर जाके लगा देने सारे। तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ये आइकन तक कॉपी हो गए, ठीक है। अब ये नीचे वाले हमने क्यों नहीं कॉपी किए, क्योंकि नीचे वाले फोल्डर्स हैं। ये फोल्डर्स ये प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये CSS का फोल्डर है, ये इमेजेस का फोल्डर है, ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, लिब्स का फोल्डर है। तो ये सारे फोल्डर्स हम कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके आएंगे, फिर उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फोल्डर्स हैं, ऊपर वाले लिंक्स हैं सारे, नीचे वाले सारे फोल्डर्स। हमने ऊपर वाले लिंक्स कॉपी कर लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और मैंने बताया था कि हमारे पास रिएक्ट के अंदर भी एक HTML की फ़ाइल होती है। तो ये हमारी HTML की फ़ाइल थी लेफ्ट साइड पे, इसको क्लिक करना है आपने और इसके हेड के अंदर आके हमने ये सारी चीज़ें पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये सब कुछ पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके सारे फोल्डर्स को कॉपी करेंगे, फोल्डर के इधर लेके आएंगे। तो इसका सोल्यूशन है या तो आप अपने जो है फाइल एक्सप्लोरर है यहाँ से ओपन करके भी कर सकते हैं काम। अगर यहाँ से नहीं करना तो इसका एक ईजी सोल्यूशन ये भी होता है, आपने क्या करना है, SRC फोल्डर के अंदर आना है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसका नेम लिख देंगे एसिड्स, ठीक है। और आपने यहाँ से आगे क्लिक करना है CSS पे, फिर कंट्रोल प्रेस करके इमेजेस पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके जावास्क्रिप्ट पे प्रेस किया, इस पे प्रेस किया। तो ये क्या हो रहा है, सारे फोल्डर एट अ टाइम सेलेक्ट हो गए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी किया, ड्रैग करके यहाँ पे इसके ऊपर आके ना एसिड के ऊपर प्रेस करेंगे, तो ये सारे फोल्डर्स कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक इजी मेथड था हमारे पास, VS कोड, एक VS कोड से दूसरे VS कोड के अंदर चीज़ें लेके जाने। तो ये सारा कुछ कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। यानी कि हमें 1 बाय 1 कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब ये लिंक्स भी हम जो इस तरीके से लगे हुए हैं ना, इनको हम कॉपी करेंगे नीचे वाले लिंक्स को, और अपने HTML के अंदर आके यहाँ पे प्लेस करेंगे। और यहाँ पे अब लिंक्स को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो HTML के केस में तो हमारे फोल्डर सारे यहाँ इधर ही पड़े हुए थे, तो हमने लिंक्स ये वाले यूज़ कर लिए। लेकिन अब हमने रिएक्ट के केस में क्या किया है, हमने एक एसिड का फोल्डर क्रिएट किया है और उसके अंदर सारा कुछ रखा है। तो हम यहाँ पे लिंक्स को रिप्लेस करेंगे। तो हमारा ये था ./src, उसके अंदर एसिड्स, फिर ये सारा आपका काम आएगा। यानी कि इस तरीके आपने इतना पार्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है।
और जो लिब्स है इसके स्टार्ट में आके आपने ये प्रेस करना है तो ये लिंक इसका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे भी प्रेस करेंगे, फिर CSS पे आके प्रेस करेंगे और यहाँ पे आके इससे क्या होगा, ये हमारे जो अब ये लिंक्स सारे यूज़ हो रहे हैं फाइल्स के, ये सारी फाइल्स एसिड के अंदर पड़ी हुई हैं, तो एसिड के अंदर से ये सारी फाइल्स आ रही है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने ये सारे लिंक्स भी प्लेस कर दिए। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास ओवर व्यू आ रहा है आगे। तो देखिए हमारे पास जितनी भी CSS होगी वो सारी अप्लाई होगी, आइकन्स भी जितने थे सारे अप्लाई। अब ना आइकन्स के लिए भी इन्होंने एक जो है ना एक्सटर्नल पैकेज यूज़ किया हुआ है, जैसे हमने टेलविड CSS डिज़ाइन के लिए यूज़ की थी, बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन के लिए यूज़ की थी, तो इसी तरीके से इन्होंने किया कि ये आइकन्स भी जो है ना डिज़ाइन किए हैं, एक पैकेज यूज़ किया है। इस पैकेज का नाम है फ़ॉन्ट ऑसम, ठीक है। ये वाला पैकेज है, यहाँ से आप आइकन्स उठा सकते हैं। अपनी वेबसाइट के अगर अंदर आइकन लगानी हो ना तो आप इस वेबसाइट से आइकन कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे आप कोई भी आइकन सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए सर्च का आइकन चाहिए, मैंने सर्च लिखा, एंटर प्रेस किया तो ये सारे सर्च के आइकन आ जाएंगे। यहाँ से अगर हम फ्री वाले पे क्लिक करेंगे, ये फ्री वाले आइकन है, तो यहाँ से आप आइकन भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया था CDN के थ्रू, इस तरीके से फ़ॉन्ट ऑसम वेब है, इसका भी CDN होता है। तो आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट ऑसम CDN लिखेंगे तो एक फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी JS डिलीवर। इस वेबसाइट के ऊपर से आपको ना हर वेबसाइट का CDN लिंक मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट का, बूटस्ट्रैप का जो है, उसके बाद टेलविड CSS का, फ़ॉन्ट ऑसम का, हर किसी का CDN लिंक मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है ना लिंक सारे कॉपी करके जो सा लिंक आपको चाहिए होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे लिंक्स जो इसके अंदर लगे हुए हैं, ये वाले CDN के फ़ॉन्ट ऑसम का लगा हुआ है, तो इसी तरीके से ये लाइब्रेरीज लगी हुई हैं, ये इसके बाद फ़ॉन्ट, ये गूगल का एक लगा हुआ है फ़ॉन्ट्स के लिए, गूगल के फ़ॉन्ट्स भी हम कॉपी कर सकते हैं। अब फ़ॉन्ट आपको पता है क्या, हमने CSS में देखा था कि हम फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी फ़ॉन्ट की फैमिली भी आप गूगल के फ़ॉन्ट से कॉपी करके इसका लिंक यूज़ कर सकते हैं। इतना काम किया तो हमारे ये लिंक्स भी पेस्ट हो गए। अब हम क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर सारे कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले नेबर का कंपोनेंट क्रिएट किया। इसी तरीके से अब आपने देखना है कि ना नेबर भी हमारे सब पेजेस के ऊपर आती है, हमारा जो फूटर होता है वो भी सब पेजेस के ऊपर आता है। तो आपने क्या करना है, फूटर को भी कंपोनेंट्स के अंदर ऐड कर दें। लास्ट वाला काम है इसका, फूटर वाला, ये इतना काम हमारा फूटर के अंदर है। फूटर, ये कॉपीराइट वाला काम जो है ना ये भी फूटर के अंदर ही आता है, तो आपने इसको भी कॉपी कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आके राइट क्लिक किया, न्यू कंपोनेंट क्रिएट किया। फोल्डर नहीं क्रिएट करना, हमने फाइल क्रिएट करनी है, फाइल, और यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे footer.jsx, ठीक है। अब यहाँ पे RFC करेंगे, और यहाँ से ये फूटर वाला जो पार्ट है ये सारा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ना एक एरर आएगा, वो ये इसलिए आएगा कि ये कमेंट्स लगे हुए हैं, तो कमेंट्स हमने रिमूव करने हैं। यहाँ से ये भी कमेंट रिमूव कर देना है, ये भी कमेंट रिमूव कर देंगे। अभी भी एरर आ रहे हैं, क्यों हो रहा है? तो ये हमारे पास ये कमेंट्स लगे हैं, इस वजह से एरर है। तो ये सारे कमेंट्स आपने 1 बाय 1 रिमूव कर देने हैं। रिमूव किया और यहाँ से देखेंगे कमेंट्स और कहाँ पे लगे हुए हैं, और तो कमेंट्स कहीं नहीं है। हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं, तो आपने सारे एरर्स को रिजॉल्व करना होता है। तो अगर तो इस तरीके से एरर आपके काफ़ी ज़्यादा आ जाएँ, अगर छोटे एरर्स होंगे तो उनको रिजॉल्व करना दीजिए। जैसे हमें पता था कमेंट्स के एरर थे, उनको रिजॉल्व हमने कर लिया, लेकिन अगर ज़्यादा एरर्स आ जाती हैं उनको सोल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस कोड को ना यूज़ करके हम AA को सारा यूज़ कर लेंगे, तो AA से सारे रिप्लेस करवा लेंगे। आपने क्या करना है, इसको सारा कॉपी करेंगे कोड को, फिर हम जाएंगे, आपने लिखना है ChatGPT, ठीक है, प्रेस करेंगे तो ChatGPT की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अभी ये फ्री वाला अकाउंट चल रहा है, तो मैं अपना कोड पेस्ट करूँगा यहाँ पे सारा, और इसको हम कहेंगे लास्ट पे आके कि फिक्स ऑल दी एरर्स, ठीक है।
इस तरीके से आप ए को यूज़ करके अपने सारे एरर्स को रिजोल्व करवा सकते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, सारे एरर्स को रिजोल्व करके हमें ना जो ओरिजिनल कोड होगा वो प्रोवाइड कर देगा। तो हम उसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट के अंदर लगा के अपने सारे एरर्स रिजोल्व कर लेंगे। तो ये देखिए इसने बता दिया कि हमारे पास ये क्लास यूज़ हो रही है, तो उसको हमने क्लास नेम कर देना है। उसके बाद JSS सही क्लोज नहीं हुआ, इमेज और इनपुट जो टैग्स हैं वो सही यूज़ नहीं हुए, इसको सेल्फ क्लोजिंग नहीं हुई, तो सारा कुछ सही करके हमें कोड प्रोवाइड कर। अभी इसने सही कोड प्रोवाइड कर दिया। ये कॉपी का बटन आप यहाँ पे प्रेस करेंगे ना, हमने अपने VS कोड के अंदर वापस आना है। हम पूरी फाइल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, इसको रिमूव किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब ये देखिए हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा है, इसने सारे एरर्स को रिजोल्व कर दिया। तो इस तरीके से आप ए के हेल्प लेके भी एरर्स को रिजोल्व कर सकते हैं। अगर तो एक दो एरर्स होंगे तो आपने खुद रिजोल्व कर लेने हैं, अगर ज़्यादा एरर्स होंगे तो आप इस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं। उसने क्या किया, क्लास को क्लास नेम कर दिया, बाकी जो छोटे मोटे एरर्स हैं सारे रिजोल्व कर दिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फुटर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फुटर को यूज़ करके देखते हैं। फुटर का नेम कॉपी किया, अपनी ऐप वाली फाइल के अंदर आए, तो यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया फुटर। इसको इंपोर्ट करेंगे फुटर। अब ये एरर हमारे पास फिर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम रिटर्न के अंदर काम करते हैं तो इसका एक पेरेंट लाजमी होना चाहिए। तो अभी ये क्या करना है, इसका पेरेंट कोई भी नहीं है, तो आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इस तरीके से अपनी जो है ना क्रिएट करनी है, ब्रैकेट्स लगानी है इस तरीके से। और इसके अंदर आपने मैंने बताया था कि अगर आप एक एम्प्टी डिव बना सकते हैं या आप रिएक्ट फ्रैगमेंट बना के काम करते हैं। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट हमारे पास क्या होते हैं, एम्प्टी इस तरीके से डिव बनता है, तो ये एक पेरेंट क्रिएट होगा। इसके अंदर आपने दोनों चीज़ों को पेश करना है। तो अब ये हमारे पास एरर कोड नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास फुटर भी सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम जाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, तो ये देखिए हमारे पास नीचे फुटर भी आ गया, यानी कि ऊपर हमारे पास नैब बार भी आ गया और फुटर भी आ गया। तो इस तरीके से हम अपने पेजेस जो है ना रिएक्ट के HTML का जो प्रोजेक्ट है उसके 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को कन्वर्ट करेंगे अपने रिएक्ट के अंदर, तो हमारा सारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम एक ही पेज को करते हैं। तो यहाँ पे हम ना पेज भी एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, होम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसका नाम रख देंगे पेजेस। और यहाँ पे अपनी न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं होम के नेम से, home.jsx, ठीक है। तो यहाँ पे हम होम के अंदर आके RFC करेंगे, तो हमारा एक फोल्डर जो है ना कंपोनेंट क्रिएट हो गया। और अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना इसके होम पेज के जितने कंपोनेंट्स सेक्शन जितने भी हमारे पास, वो सारे भी 1 बाय 1 कॉपी करेंगे हम, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं और एक ही फाइल के अंदर भी कर सकते हैं। एक ही फाइल के अंदर करेंगे तो कोड ज़्यादा हो जाएगा। कोशिश करनी है आपने ना कि सेपरेट कंपोनेंट्स बना के, अब ये कंपोनेंट्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर आप न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। उसका नाम आप रख देंगे होम पेज। जैसे मैं चलो कर लेते हैं, हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया होम का, यानी कि होम के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सारे हम इसके अंदर रखेंगे। तो होम पेज पे कितने कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, मैंने ये दिखाया आपको कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं। कैरोसेल वाला सेक्शन है तो ये कंपोनेंट बनेगा हमारे पास। अबाउट का सेक्शन है, ये भी एक कंपोनेंट बन जाएगा। सर्विसेज का सेक्शन है, ये भी एक कंपोनेंट बन जाएगा। डोनेशन वाला सेक्शन है, ये भी एक कंपोनेंट बन जाएगा। काउंटर वाला, काउचेज वाला, ये सारे एक एक कंपोनेंट्स बनेगा हमारे पास। तो हम इसको कंपोनेंट्स बना के ना सारा को होम पेज के अंदर यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर के अंदर ये होम पेज के या हम सिर्फ क्रिएट कर लेते हैं, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस के लिए ना बाकी पेजेस को भी कन्वर्ट करना है, या होम अबाउट वाला पेज, ब्लॉग वाला पेज, ये सारे आपने खुद कन्वर्ट करने हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। तो अभी के लिए आज के लेक्चर में ना हम ये सारे होम पेज के कन्वर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, हमने नैब बार भी कर लिया और फुटर भी कर लिया। अब ये हमारे पास आ रहा है कैरोसेल का, तो कैरोसेल का नेम को भी करते हैं और इस होम वाले कंपोनेंट के अंदर आके हम लिख देंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रख देंगे carousel.jsx। हमने RFC किया तो कंपोनेंट न्यू क्रिएट हो गया। तो इसका कोड कॉपी करेंगे यहाँ से, ये वाला पार्ट था हमारा कैरोसेल का, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर भी थोड़े से एरर आ रहे हैं। एरर क्यों आ रहे हैं कि ना, हमने देखा था इमेज का टैग जो है ना HTML के अंदर यूज़ होता है ना, वो इसी तरीके से यूज़ होता है। इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग अगर ना भी लगाएं तो एरर नहीं आता। लेकिन जब आप रिएक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो ना, इमेज का टैग हो या इनपुट का टैग हो, तो आपने उसको सेल्फ क्लोजिंग करना होता है, यानी कि इसका ओपनिंग टैग जो हो रहा है इसको आपने लास्ट पे क्लोज भी करना है। इसके अंदर आपने स्लैश लगानी है तो आपका ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। फिर ये नीचे वाला इमेज का इशू आ रहा है, यहाँ पे भी हम स्लैश लगाएंगे तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फिर ये वाली इमेज है, इसके लास्ट पे भी इसको सेल्फ क्लोज करेंगे, ये भी क्लोज हो जाएगा। तो ये सारे एरर रिजॉल्व हो गए। अब हमने क्या करना है, इसकी जो क्लास है इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो हमने कंट्रोल F प्रेस किया, क्लास लिखा, तो इसको कर दिया क्लास नेम, और यहाँ से बटन प्रेस किया तो ये सारे क्लास नेम कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब इसको क्लोज किया, सेव किया, तो ये हमारा एक कंपोनेंट
जो है ना न्यू क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 होम पेज के सारे कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं और बाद में उनको यूज़ करना है। अभी कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं एक दफ़ा, फिर उनको होम पेज के अंदर यूज़ करेंगे सबको, बल्कि 1 बाय 1 करते भी जाते हैं। अब ये carousel वाला कंपोनेंट बनाया, इसको अब हमने क्या करना है, इसको होम पेज के अंदर यूज़ करना है। तो हमने पेजेस के अंदर एक होम पेज बनाया हुआ है, इस पर आएंगे तो यहाँ पे हम आके यूज़ करेंगे carousel स्लैश। ठीक है, इसको इंपोर्ट करेंगे पहले, तो ये कंपोनेंट्स के अंदर जाके होम पेज का जो फोल्डर है उसके अंदर जाएगा, वो carousel को गेट करके हमारे पास ले आएगा। अभी अगर इसको हम ओवरव्यू देखेंगे इसका, तो हमारे पास कुछ नहीं शो होगा, क्योंकि अभी हमने होम पेज को लिंक नहीं किया। पहले हम एक दफ़ा सारे इसके कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम इसको लिंक करेंगे, उसके बाद ये सारा हमारा काम हो जाएगा। अब हमारे पास आ रही है अबाउट का सेक्शन है ये। अब ये फाइल हमारी कौन सी है, इंडेक्स वाली फाइल है, यानी कि अभी होम पेज के ऊपर ही हमारा इस सेक्शन है। तो मैं होम पेज को कन्वर्ट करने, तो होम के फोल्डर के अंदर आके अब न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम रख देंगे about.jsx। न्यू फाइल क्रिएट होगी, RFC रखा और इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके इधर पेस्ट कर देंगे हम। इसके अंदर फिर एरर्स आ रहे हैं, इमेज का एरर आ रहा है, तो इसको मैंने बताया कैसे रिजोल्व करना है। इसके लास्ट पे आके हमने स्लैश लगा देना है, तो ये भी एरर हमारा रिजोल्व हो गया। फिर हमने क्लास को कॉपी करना है, Ctrl+F प्रेस करेंगे, इसको यहाँ से ओपन किया, क्लास को क्लास नेम किया, बटन प्रेस किया, तो ये सारे क्लास नेम के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह ये भी कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब 1 बाय 1 हमने सारे कंपोनेंट्स को क्रिएट करते जाना है। सेकेंड हमारा सर्विसेज वाला है, इसका नेम कॉपी किया हमने इधर आए होम पेज के ऊपर, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल क्रिएट की, services.jsx, एंटर प्रेस किया, RFC किया। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है। तो ये एक इजी मेथड है। सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, कंपोनेंट बना रहे हैं, उसके अंदर पेस्ट करते जा रहे हैं। इसको कॉपी किया, इधर आके पेस्ट करेंगे, इसके एरर्स को रिजोल्व करेंगे। इमेज आ रही है तो इमेज के अंदर आपको बताया, मैंने बताया स्लैश लगाना है अपने, इस इमेज के ऊपर भी स्लैश लगा देंगे, इधर भी स्लैश लगा देंगे, फिर इधर भी स्लैश आ जाएगा। तो ये सारे एरर्स रिजोल्व हो गए। अब हमने इसकी क्लास को भी कन्वर्ट करना है। हम Ctrl+F प्रेस करके इसको ओपन किया, ये बटन प्रेस किया, तो ये सारे क्लास भी क्लास नेम के अंदर कन्वर्ट हो। अब ये कंपोनेंट्स को भी 1 बाय 1 हम क्लोज कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ना ज़्यादा फाइलें ऊपर ना हो। बल्कि होम पेज अपने ऊपर किया था, तो हमने क्या किया था, होम पेज का अभी हमने 3 कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए होम पेज के लिए। एक अबाउट carousel का किया है, फिर अबाउट का किया और सर्विसेज का किया है। तो हमने ये इनको बनाया है, इनको यूज़ भी कर लेंगे। सेकंड हमारे पास था carousel के बाद अबाउट आ रहा है, हम लिखेंगे अबाउट, इसको इंपोर्ट करेंगे। तो ये इंपोर्ट की ऑप्शन नहीं दे रहा, तो जब इंपोर्ट की ऑप्शन ना दे रहा हो तो हम खुद इसको मैनुअली इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम ./components, इसके अंदर हमारे पास है होम और इसके अंदर हमारे पास था अबाउट। इस तरीके से करेंगे, हमारा अबाउट का पेज भी आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको क्लोज कर देना लास्ट में। अब थर्ड हमारे पास कंपोनेंट था सर्विसेज का, हम लिखेंगे सर्विसेज स्लैश, इसको क्लोज किया, इसको भी इंपोर्ट करेंगे, तो ये इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम इसके नेम को भी यहाँ से कर लेते हैं, सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज, इंपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम के अगर हमने बताना होता है कि कहाँ से हमने इसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये फोल्डर के बाहर है, मैं $/ किया कंपोनेंट्स स्लैश होम स्लैश सर्विसेज। इस तरीके से हमारे 3 कंपोनेंट्स क्रिएट हो गए। अब हम क्या करते हैं, 1 से 2 कंपोनेंट और क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसका फाइल क्रिएट कर लेंगे साथ। तो ये डोनेशन वाला कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं हम, डोनेशंस, इसका कोड कॉपी करेंगे डोनेशंस का, इसकी भी इमेजेस सारी कन्वर्ट करेंगे 1 बाय 1। Ctrl+F किया, इसको भी कन्वर्ट किया सारे क्लास को, फाइल को सेव किया, फाइल का नेम कॉपी करेंगे हम, कंपोनेंट का नेम कॉपी करेंगे, इधर इस जगह पे आके इसको यूज़ कर लेंगे, डोनेशन, इसको एंटर प्रेस किया तो ये भी आ गया हमारे पास। अब हम एक काउंटर वाला कर लेते हैं, तो हमारे 5 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, बाकी हम अभी के लिए रहने देते हैं। काउंटर वाला कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा,
इसका नेम ही कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। काउंटर को इंपोर्ट करेंगे, तो काउंटर इंपोर्ट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि ना होम पेज में हमारा जो है ना वो शो हो। अभी के लिए क्या हो रहा है, हमारी नेबर शो हो रही है और फुटर शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमने जो हमारे ऐप वाला मेन फाइल है उसके अंदर हमने सिर्फ इसको नेबर को यूज़ किया है और फुटर को यूज़ किया है। होम पेज को हमने उसके अंदर यूज़ नहीं किया, तो अब हम होम पेज को उसके अंदर यूज़ करेंगे। हम अपने कोड पे वापस आएंगे, तो हमने क्या किया था, पेजेस के अंदर होम पेज का क्रिएट किया हुआ है। तो हम होम के ऊपर आके होम का ये नेम कॉपी करेंगे इधर से और अपनी ऐप वाली फ़ाइल के अंदर जाएंगे। और हम आपको पता है कि नेबर सबसे ऊपर होती है, उसके बाद हमारे पास जो है ना सारे सेक्शंस आते हैं और फुटर एंड पे आता है। तो हमने क्या करना है, नेबर के बाद आके यहाँ पे होम को प्लेस कर देना है। यहाँ से इसको किया कॉपी और इसको हम ऊपर वाली लाइन पे ले जाएंगे या नीचे भी रख लेंगे फाइल। हम वेबसाइट पे वापस जाएंगे, तो अभी हमारे पास एरर्स आ रहे हैं। अब एरर क्यों आ रहे हैं ये देखेंगे। हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल के अंदर आएंगे, तो ये एरर बता देगा कि किस जगह पे एरर आ रहा है हमारे पास। तो ये किसी एक कंपोनेंट के अंदर ना ये स्टाइल अभी भी यूज़ हो रहा है, तो हमने उस स्टाइल को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। हम वो रिप्लेस करते हैं। अब ढूंढते हैं कि किस कंपोनेंट के अंदर स्टाइल लगा हुआ है। हम अपने कोड पे वापस आएंगे, होम पे क्लिक किया, यहाँ पे देखेंगे क्या इसके अंदर स्टाइल लगा। पहले एक दफ़ा ना आपने राइट क्लिक करके क्लोज आल कर देना है, सारे फाइल्स आपके क्लोज हो जाएंगी। हमने अबाउट पे आके कंट्रोल आर करेंगे और यहाँ से देखेंगे स्टाइल कहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3 जगह पे स्टाइल लगा हुआ है। तो मैंने बताया था स्टाइल हमने सारे रिप्लेस करने पड़ेंगे। अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी। तो ये स्टाइल लगा है, इधर लगा है और इधर लगा है। तो आपने इस तरीके से स्टाइल यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने इसको रिप्लेस करना है। इसको हमने कॉपी करेंगे, यहाँ से ये पार्ट रिमूव किया, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के और उसके अंदर आपने ये कोड करना है और इसको रिमूव करके वैल्यू को आपने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे पार्ट को और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। इतना काम किया तो ये फाइल हमारी फिक्स हो गई। अब देखें क्या प्रीव्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास। तो प्रीव्यू अभी भी नहीं आ रहा है, यानी किसी और फाइल के अंदर भी स्टाइल लगा हुआ है हमारे पास। अब हम सेकंड फाइल के अंदर आएंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे स्टाइल लगा हुआ है। तो ये देखें इस जगह पे भी स्टाइल हमारे पास लगा हुआ है, तो हमने इस स्टाइल को भी रिप्लेस करना है। हम आएंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको रिमूव किया, डबल लगाया, इसको इस तरह पेस्ट किया, इनको रैप किया। और मैंने बताया कि हमने इसके अंदर अंडरस्कोर यूज़ नहीं कर सकते, तो आपने इसको इस तरीके से यूज़ कर देना है। ठीक है, अब हम लेटर स्पेसिंग को भी रिप्लेस करेंगे। इसको आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर, और यहाँ पे लेटर स्पेसिंग के लिए इसको कैपिटल कर देना है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि स्टाइल हमारे पास 6 जगह पे यूज़ हुआ है, तो आपने हर जगह पे रिप्लेस करना है इसको। अब ये सेम कोड ही हमारे पास है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से और इस जगह पे इसको पेस्ट कर दिया। फिर नीचे यूज़ होगा, इस जगह पे भी इसको पेस्ट कर दिया। तो ये 6 की जे लोकेशंस पे हमारे पास चेंज हो गया। ठीक है, 6 यूज़ हुआ है, तो हमने इसी को कर दिया। अब काउंटर पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर देखेंगे क्या हमारे पास स्टाइल यूज़ हुआ है। तो कह रहा है हाँ स्टाइल यूज़ हुआ है, 8 दफ़ा यूज़ हुआ है, तो 8 दफ़ा हमें इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये वाला कन्वर्ट कर लेते हैं। विड्थ, ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा इस प्लेस पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ से भी इसको कॉपी करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से भी इस तरीके से। इसके अंदर हमने डबल कोट्स लगाए और यहाँ पे आपने जब अब ये मल्टीपल हमारे पास एक बॉर्डर स्टाइल यूज़ हो रहा है, एक फ़ॉन्ट साइज यूज़ हो रहा है, तो हमने इसके अंदर कोमा लगा देना है। ठीक है, कोमा लगा के फिर इसको यूज़ करेंगे। तो ये इसको इस तरीके से स्टाइल को रिप्लेस करके हमने एस कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ है तो फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर भी अंडरस्कोर नहीं यूज़ करना हमने, इसको हमने एस कर दिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीपल जो है ना स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा, नीचे भी हम इसी को इस जगह भी यूज़ करेंगे, इसी को इस पॉइंट पे भी सेम यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब हमारा सिर्फ रह गया एक पॉइंट पे रह गया, वो है सबसे ऊपर लगा होगा इस जगह पे, यहाँ से भी इसको रिप्लेस करेंगे।
इसको करेंगे अंडरस्कोर के अंदर और यहाँ पे कोमा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस सारी फाइल के अंदर भी हमारे पास स्टाइल फिक्स हो गई है। ठीक है, अब हम डोनेशन वाले पे आएंगे। यहाँ पे आगे देखेंगे स्टाइल एक ही दफ़ा यूज़ हो रहा है हमारे पास इस पॉइंट पे, इसको भी रिप्लेस कर देंगे। अब सर्विसेज वाली फाइल के अंदर आगे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ये एक ही दफ़ा यूज़ हो रहा है स्टाइल, इसको भी एक दफ़ा रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, सारे स्टाइल फिक्स हो गया। अब चेक करें क्या हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है। अब ये देखें रिफ़्रेश किया तो हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है, इसका मतलब हमने सारे स्टाइल फिक्स कर लिए। तो अब ये देखें हमारे पास हमारा होम पेज सारा क्रिएट हो गया। अभी हमने क्या किया है, होम पेज के सिर्फ 5 कंपोनेंट्स को यूज़ किया था। एक हमने सबसे पहले नेबर का कंपोनेंट बनाया, ये हमारा हमने क्या यूज़ किया है, इसको ऐप की फ़ाइल के अंदर यूज़ किया, यानी जितने भी हम पेजेस क्रिएट करेंगे हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली नेबर हमारे पास आ जाएगी। और फूटर भी हमने क्या यूज़ किया है, अपना जो फूटर है इसको भी हमने अपनी नैब जो मेन फाइल है ऐप वाली उसके अंदर यूज़ किया है। तो यानी कि जितने भी पेजेस क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली और नैबर और ये जो हमारी फूटर है ये ऑटोमेटिकली सब पेजेस के ऊपर आ जाएंगे। अब हम न्यू पेजेस जितने भी क्रिएट करेंगे ना, तो मैंने कल आपको मेथड बताया था राउटिंग का, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो कल हमने मेथड यूज़ किया था। अभी हमने क्या किया, सिर्फ होम पेज के 5 कंपोनेंट्स को कन्वर्ट किया है जो HTML से रिएक्ट के अंदर। तो आपने अब सारे कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करके ना अपनी प्रैक्टिस के लिए कन्वर्ट करके इसको चेक कर लेना। अभी यहाँ पे इमेजेस लोड नहीं हो रही। इमेजेस क्यों नहीं लोड हो रही, इमेजेस का ना पाथ को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है इसके अंदर रिएक्ट के अंदर आके, हम वो भी कर लेते हैं। सबसे पहली इमेज हमारे पास यूज़ हो रही है स्लाइडर के अंदर, हमने इसको सबको क्लोज़ करेंगे, कारोजल के अंदर आएंगे तो हमने सारी इमेजेस अपनी रखी हुई हैं एसिड फोल्डर के अंदर। आपने एसिड फोल्डर के अंदर इमेजेस को नहीं रखना, आपने क्या करना है, इमेजेस के फ़ोल्डर को यहाँ से कट करना है और पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर मूव कर देना है। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर मूव करेंगे तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारी इमेज किस किस जगह पे यूज़ हो रही है। तो ये इमेज है हमारे पास, यहाँ पे आपने लिख देना है ./ ठीक है, तो ये जब पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस होती हैं तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ./ किया, इमेज आ गई, यहाँ पे इमेज लगी हुई है, ./ किया आ गई, फिर इस जगह पे भी आ रही है, ./ करेंगे तो इमेज यूज़ हो जाएगी। अब देखें क्या इसका ओवरव्यू आ रहा है हमारे पास, ये देखें इमेज भी हमारे पास लोड हो गई है। तो आपने हमेशा जो इमेजेस होती है ना उसको पब्लिक फोल्डर के अंदर रखना होता है, जो रिएक्ट का होता है वहाँ से इमेजेस को लोड करना इजीली होता है। अब इसको चला के देखें क्या हमारे पास स्लाइडर चल रहा है। अब ये स्लाइडर नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि स्लाइडर को चलाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की चीज़ें भी चाहिए होती हैं, तो वो भी हमारे पास। अगर हम आएंगे HTML के अंदर तो आपने स्क्रॉल करेंगे ना तो नीचे स्लाइडर वाले लिंक भी आपके पास लगे होंगे ये सारे। तो आपने सेम जैसे HTML के लिंक को यूज़ किया इस तरीके से आपने ये सारे लिंक भी यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इन सारे लिंक्स को कॉपी किया था, यहाँ से इसको हम जाके अपनी HTML वाली फाइल के अंदर जाके अपने इस जगह पे आके प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा लिंक चेंज करेंगे, जिस तरीके से ये हमने ऊपर वाले एसिड्स का किया था, इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको प्लेस कर दिया स्लैश लगा के। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये सारे जावास्क्रिप्ट के लिंक भी आ गए हैं। तो लाइब्रेरीज़ के अंदर भी आ रहे हैं, तो इनको भी रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करेंगे इसको, रिप्लेस, यहाँ से भी रिप्लेस, यहाँ से भी। तो इससे क्या होगा, हमारे जितने भी HTML के लिंक्स थे सारे हमने अपने रिएक्ट के अंदर भी यूज़ कर लिए। अब आगे इसको अगर मैं चला के चेक करूँगा, अपनी वेबसाइट पर इसको रिफ़्रेश किया तो अब ये देखिए हमारे पास हमारी एनिमेशन भी चल रही है जो ऊपर चल रही थी, और स्लाइडर को चलाएंगे तो ये स्लाइडर भी हमारा चलना स्टार्ट हो गया। तो अगर आप ये लिंक्स जो हमारी HTML के टेम्पलेट डाउनलोड किए उसके अंदर लगे होंगे, अगर आप उसको अपनी रिएक्ट वाले जो HTML की फाइल है उसके अंदर नहीं लगाएंगे तो आपकी ये लिंक्स चलेंगे नहीं। तो हमने उसको लिंक्स को लगाया तो अब हमारे पास लिंक्स चल भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी जो रिएक्ट की जो वेबसाइट होती है, HTML की वेबसाइट होती है, उसको रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप बाकी काम खुद कर लेंगे या मैं आपको एक आधा पेज और कन्वर्ट करके दिखाऊँ। सर एक बार सर राउटिंग का वापस से बता देंगे कैसे होती है। और राउटिंग मैंने कल के लेक्चर में बताई थी।
चलिए मैं ना थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसका लिंक आपने कैसे चेंज करना है। तो आप ना एक पेज थोड़ा सा और क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको ना राउटिंग का भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपका जो है ना क्लियर हो जाए। कल हमने प्रैक्टिस की तो थी, लेकिन मैं इस वेबसाइट में भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक हम पेज और का जो है ना ऐड कर लेते हैं इसके साथ, बाकी पेजेस आपने सारे खुद कन्वर्ट करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले ना ये देखें ऊपर नेम आ रहा है HTML टू रिएक्ट। तो हमारा जो वेबसाइट का नेम हमने HTML का कॉपी किया ना, हम सेम वही नेम यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि हमारा ये नेम किस जगह पे आता है। हमारा जो HTML की फ़ाइल होती है उसके अंदर हेड पार्ट के अंदर ये हमारे पास जो है ना जो नेम लिखा होता है, तो हमने सेम नेम उधर लिखना है। हम यही नेम कॉपी कर लेते हैं, हम इसी को यूज़ कर लेंगे। उस जगह पर कॉपी किया अपने HTML के जो है रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे HTML की फ़ाइल उस जगह पे आए और यहाँ पे टाइटल के अंदर आके आपने इस जगह पे अपना लिंक यूज़ कर देना है। यूज़ करेंगे तो जैसे आएंगे अब यहाँ पे हमारे पास लिंक भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं कि अबाउट वाला पेज भी बना लेते हैं, उसके साथ राउटिंग कनेक्ट हो जाएगी। तो फिर आपके सारे पेजेस जो आप कन्वर्ट करते हैं, हम राउटिंग वाला कर लेते हैं, ये एक पेज अबाउट वाला भी कर लेते हैं, बाकी आप पेजेस खुद करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी क्या हम ये कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने न्यू वेबसाइट बनानी हो तो न्यू वेबसाइट बनाने के लिए आपको पता है कि आपके पास कुछ भी कोड पहले से नहीं होगा। अभी तो हमारे पास जो HTML की वेबसाइट पहले से पड़ी हुई थी, हम उधर से कॉपी करके उसको सिर्फ कन्वर्ट कर रहे थे। तो अगर न्यू वेबसाइट आपने बनानी हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेम आपने इसी तरीके से SRC के अंदर आके कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट करना है और वहाँ पर जो जो कंपोनेंट्स आपको चाहिए आपने क्रिएट करते जाना है। और जैसे हमने उस पहले लेक्चर्स में किया था, हम टेलविंड की वेबसाइट पे जाते थे, वहाँ पे कंपोनेंट्स हमारे पास बने बने पड़े थे, हम उसको यूज़ करते थे। तो उसका आपने क्या करना है, उसको कॉपी करना है और जस्ट आपने अपना कंपोनेंट क्रिएट करके उसके अंदर पेस्ट कर देना है। इस तरीके से जितनी भी आपको कंपोनेंट चाहिए होंगे अपनी वेबसाइट के अंदर आपने सारे क्रिएट करते जाना है, तो आपकी वेबसाइट बनती जाएगी। अब हम क्या कहते हैं, अबाउट वाला काम भी कर लेते हैं। तो इसको क्लोज़ किया हमने, ये सारे पेजेस को भी क्लोज़ करते हैं। अब हमने करना है सेकंड पेज क्रिएट करना है, यानी कि अबाउट का पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे अबाउट का पेज हमारे पास आया तो हमने इस जगह पे अबाउट का पेज क्रिएट करना है। तो हमने एक पेजेस का फोल्डर बनाया हुआ था, इसके अंदर हमने होम पेज बनाया था। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, about.html। अब ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, मेरे पास ना एक पेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर भी about.jsx आ रही है, और एक मेरे पास होम का फोल्डर है जो कंपोनेंट्स के अंदर बनाया है, उसके अंदर भी about.jsx आ रही है। तो ये दोनों नेम सेम हो जाएंगे। तो आपने कोशिश ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं आपने इसका लिंक ठीक देना है। ये ना हो कि आप पेज वाला जो आपने क्रिएट किया है यहाँ पे आप पेज की जगह पे कुछ और रख दें, यहाँ पे आप जो है ना ये वाला यूज़ करते हैं। दोनों कंपोनेंट्स हैं, फाइल का नेम भी हमारे पास सेम है भी दोनों कंपोनेंट्स, लेकिन डिफरेंट क्या है कि हमने अगर पेजेस के फोल्डर के अंदर रखेंगे तो ये एज अ पेज हमारे पास बिहेव करेगा, अगर इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर रखेंगे तो ये एज अ कंपोनेंट बिहेव करेगा। इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट बना हुआ है जो कि अबाउट पेज से रिलेटेड, जो कि हम होम पेज के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस पेज के अंदर ये जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है, यहाँ पे हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, यानी कि एक ही पेज बना के वहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। तो कंपोनेंट्स के नेम सेम हो सकते हैं, लेकिन उसको जब यूज़ करना है तो आपने ध्यान रखना है कि आप कौन सा लिंक दे रहे हैं। अगर मैं पेज चाहिए होगा तो मैं ये वाला लिंक दूंगा, यानी कि जहाँ पे इंपोर्ट करूँगा तो इंपोर्ट करते हुए मैं पेजेस के फोल्डर के अंदर जाके अबाउट वाला जो कंपोनेंट है उसका लिंक दूंगा। तो अगर मुझे सेक्शन चाहिए होगा अबाउट वाला तो मैं जहाँ पे भी इंपोर्ट करना होगा ना वहाँ पे जाके मैं कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर जाके होम के फोल्डर के अंदर जाके जो अबाउट वाला कंपोनेंट फिर उसका लिंक दूंगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके कंपोनेंट्स का नेम सेम हो ना तो आपने सिर्फ याद रखना है कि जहाँ पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके कहाँ जो है ना पेज इंपोर्ट कर रहे हैं या कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने वो ध्यान से इंपोर्ट करना है। अगर आप गलत इंपोर्ट करेंगे तो पेज की जगह पे आपका सेक्शन लग जाएगा। अब हमने क्या किया, होम पेज क्रिएट किया, इसके अंदर हम RFC लिखेंगे तो ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब हम अबाउट पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं। हमने अबाउट पेज ओपन किया, इसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास नैब बार है। तो नैब बार हमने क्या किया, रिएक्ट के अंदर हमने शेड कंपोनेंट बना लिया, तो हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। अगर हमने शेड कंपोनेंट बना लिया तो शेड कंपोनेंट हमारे पास जो है वो हर पेज पे यूज़ हो रहा है, उसका हमने क्या किया अपनी ऐप के फाइल के अंदर लगाया है। यानी कि हम जितने भी पेजेस क्रिएट करेंगे हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो नैब बार है ये आती जाएगी। तो हमने नैब बार को स्किप कर देना है। उसके बाद हमारे पास है अगला हेडर आ रहा है, तो हम हेडर को कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने कंपोनेंट्स के अंदर होम का एक फोल्डर बनाया ना, इस तरीके से आपने कंपोनेंट्स के अंदर आके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना, उसका नाम आपने रख देना अबाउट, और जितने भी अबाउट पेज के कंपोनेंट्स होंगे सारे अपने इस फोल्डर के अंदर रख देंगे अबाउट, और इसके अंदर हम न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे header.jsx। RFC किया तो यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे हमने जो कॉपी किया होगा। इसके अंदर एरर आ रहा है हमारे पास H3,
इसको हमने सेव किया। इसका जो क्लास है इसको कन्वर्ट करेंगे हम सब क्लास नेम के अंदर, कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या है, ये कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। इस कंपोनेंट को हमने क्या करना है, अबाउट पेज के अंदर यूज़ करना है। तो यहाँ पे आके हम यूज़ करेंगे। हमने क्या किया था, हेडर बनाया है। तो अब ये देखें ये कहाँ से आ रहा है, कंपोनेंट्स के अंदर, अबाउट पेज के, अबाउट का जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर से जाके हेडर। तो जब आपने इंपोर्ट करता है ना, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप किस फोल्डर के अंदर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, न्यू कंपोनेंट बनाएंगे। तो ये हमारे पास अबाउट का कंपोनेंट है। तो अगर आपने अबाउट का कंपोनेंट आपने न्यू बनाना है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आपने अगर होम के अंदर जो कंपोनेंट बना हुआ है हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये देखें ना, ये अबाउट का कंपोनेंट बना हुआ है, तो ये सेम कंपोनेंट जो है HTML के अंदर बना हुआ है, दोनों सिमिलर होंगे। तो हमने न्यू क्रिएट करने की बजाय हम क्या कहते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अबाउट के अंदर आके अबाउट, और यहाँ पे इंपोर्ट करते हुए हमने अब क्या करना है, इंपोर्ट करना है यहाँ से इसको अबाउट फ्रॉम, लिंक देना हमने, कहाँ से हम लिंक यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट्स के अंदर जाके हम जाएंगे होम के अंदर, क्योंकि ये जो पहले हमने अबाउट का कंपोनेंट बनाया है वो होम के अंदर पड़ा हुआ है, तो हमें होम वाला यूज़ करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे होम डॉट डैश अबाउट। अब ना हमारे पास एक एरर आ गया। एरर क्या है कि वो कह रहा है कि आपने जो कंपोनेंट का नेम क्रिएट किया है ना वो भी आपका सेम है, और जो इसके अंदर कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी आपका नेम सेम है। तो दोनों जो है ना सेम नेम के आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपने को थोड़ा सा ना डिफरेंट करना पड़ेगा, नेम चेंज करना पड़ेगा। उसका एक तो सोल्यूशन ये है कि आप ना जो दूसरा कंपोनेंट क्रिएट किया है वहाँ पे जाकर उसका लिंक चेंज कर दें, या एक सोल्यूशन ये होता है कि आप ना इस जगह पे भी इसको एज अ अलाइस यूज़ कर सकते हैं। अलाइस होता है कि आप ना किसी चीज़ को रेफरेंस देने के लिए उसका नेम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी चीज़ को रेफरेंस देना हो ना, तो रेफरेंस देने के लिए अगर उसका नाम लेंथी है तो हम उसका नाम स्मॉल कर देते हैं, या एज अ रेफरेंस के लिए हम उसका नाम जो है ना छोटा रख लेते हैं। तो इस तरीके से ना हम यहाँ पे भी रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। उस रेफरेंस को कहते हैं अलाइस नेम। तो ये अबाउट का कंपोनेंट हमारे पास आ रहा था, इसका हम अलाइस नेम चेंज कर देंगे एज अबाउट सेक्शन, ठीक है। मैं इस तरीके से यूज़ कर लेता हूँ। तो अबाउट सेक्शन जो होगा उसको हम कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो हमारा जो है ना एरर रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा, ये कह रहा है कि बोट कैन ओनली बी इन टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स। हम ChatGPT से पूछ लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ये सारा हम कॉपी करेंगे, अपने जो है ChatGPT पे आएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे हमने इसको एरर देंगे। एरर अब कहाँ से आएगा, हम यहाँ पे जैसे ही जिस जगह पे एरर आ रहा है वो जगह रेड हो जाती है आपकी, ठीक है। आपने रेड क्लियर करना है, यहाँ से इस मैसेज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके प्लेस करेंगे, ठीक है। एरर प्लेस किया, एरर इसको एंटर प्रेस किया, तो ये खुद ऑटोमेटिकली मैंने एरर रिजॉल्व करके देगा। तो ये भी कह रहा है कि आपने इसको रीनेम कर देना है। तो जब ना अब हम क्या कर रहे थे, जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हम कंपोनेंट को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। मैं अगर यहाँ पे आऊँ, हमने क्या किया था, अबाउट का पेज का हमने इसको डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। हमने अगर ये वाला कंपोनेंट देखें, इसको भी हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया होगा। ये देखिए यहाँ पे, तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि हम जब भी कंपोनेंट को किसी दूसरी फाइल के अंदर यूज़ करना तो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट के साथ हम कीवर्ड यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट वाला। अब ये डिफ़ॉल्ट वाले कीवर्ड का फ़ायदा ये होता है कि हम ना जब कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं। यानी कि इस जगह पे इसका नेम तो सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हुए हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं। तो नेम चेंज करेंगे तो हमारे पास एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम डिफ़ॉल्ट वाला कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हमें कंपोनेंट का जो नेम रखा होगा हम वही नेम यूज़ करेंगे। अगर उस नेम के अलावा कोई नेम यूज़ करेंगे तो एरर आ जाएगा। अब हमने क्या किया था, ये डिफ़ॉल्ट वाला जो सेक्शन क्रिएट किया है, इसका नाम हमने इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया हो। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का फ़ायदा ये होगा, हम इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं इस जगह पे आके, अबाउट सेक्शन। यानी कि कंपोनेंट बना हमारा सेम ऐसे ही, सिर्फ हमने इंपोर्ट करते हुए इसका नेम चेंज कर दिया है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने इसका नेम चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का नेम चेंज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको नेम चेंज किया, हमारे पास जो एरर था वो चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ना जो है ना React के अंदर ये हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है कि हम अपनी चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं। हम अपने जितने भी एरर्स आ रहे हैं तो उनको रिजोल्व अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये भी कंपोनेंट हो गया अबाउट वाला। इसके बाद वॉलंटियर वाला कंपोनेंट है, हम ये क्रिएट कर लेते हैं। और इसके बाद ये फूटर है, फूटर तो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। वॉलंटियर वाला कंपोनेंट कॉपी करेंगे, अपने अबाउट पेज के अंदर जाके न्यू फाइल क्रिएट की volunteer.jsx,
RFC, और यहाँ से वॉलंटियर वाला काम कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसके अंदर इमेजेस का इशू आ रहा है, तो इमेजेस को हमने रिप्लेस करना पड़ेगा, डैश स्लैश करके, स्लैश स्लैश। और यहाँ पे मैंने बताया कि इमेज यूज़ करें तो हमने डॉट स्लैश करके यूज़ करना है, क्योंकि हमने SRC जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर रखा हुआ है इस इमेज को। यहाँ पे हम इसका लिंक भी चेंज कर देंगे, डॉट स्लैश, इसको सेव किया। और अब इसके सारे क्लास नेम जो है ना वो भी हम चेंज करेंगे। हमने लिखना है क्लास और इसको क्लास नेम कर दिया, तो ये भी सारा रिप्लेस हो। अब ये कंपोनेंट में हमारा यूज़ हो रहा है, इसको हमने अबाउट पेज के अंदर यूज़ करना है। तो हमारा अबाउट का पेज था इस जगह पे, अबाउट सेक्शन के बाद आके हमने क्या किया, इसको यूज़ कर लिया वॉलंटियर वाला, इसको इंपोर्ट कर दिया। तो अब ये हमारा अबाउट का पेज भी क्रिएट हो गया। अब अभी ये हमारे वेबसाइट पे शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि अभी हमने राउटिंग नहीं की। तो सबसे पहले हमें राउटिंग करनी पड़ेगी, तो राउटिंग के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो राउटिंग के लिए मैंने बताया था हमने सबसे पहले क्या करना है, एक पैकेज डाउनलोड करना है। तो वो पैकेज का नाम क्या था हमारे पास? सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करते हैं अपने, टर्मिनल को ओपन किया। यहाँ पे आपने लिखना है npm i react राउटर डैश डोम। तो ये पैकेज का नेम है जी। हमने कल देखा था कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने एंटर प्रेस करना है, तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल को क्लोज़ कर देते हैं, देखते हैं क्या हमारा पैकेज आया कि नहीं। अब हम जाएंगे अपने पैकेट.json की फाइल के अंदर, और यहाँ पे ये रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज आ गया हमारे पास, यानी कि इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना था, मैंने बताया था आपने क्या करना है, अपनी मेन फाइल के अंदर आना है और यहाँ पे आके एक चीज़ यूज़ करनी है, ब्राउज़र राउटर की। इसको रिएक्ट राउटर डोम के पैकेज से इंपोर्ट करना है, इसको कॉपी करेंगे और अपनी जो ऐप होगी इसको रैप कर देंगे सारी इसके अंदर। इसको इस तरीके से रैप कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट के जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर राउटिंग यूज़ कर सकते हैं। इसको क्लोज़ किया और सेकंड काम हमने क्या करना था, राउट्स क्रिएट करने हैं। राउट्स क्रिएट करने के लिए मैंने बताया कि आपने ऐप वाली फाइल के अंदर आना है और यहाँ पे आके आपने राउट्स क्रिएट करने हैं। तो राउट्स क्रिएट करने के लिए हम नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने राउट्स को इंपोर्ट करना है। तो राउट्स को कोशिश करनी है हमने सबसे ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट सबसे पहले राउट्स आएंगे एस के साथ, फिर उसके बाद राउट आएगा सिंगल वाला। कहाँ से इंपोर्ट करनी है हमने, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, सबसे पहले हम राउट्स क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर राउटर है, सिंगल राउटर हमारा बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने होम पेज के लिए बनाना है। सबसे पहले इसका पाथ का नाम बताना पड़ेगा। पाथ क्या होगा, ये पाथ मैंने बताया था कि अगर होम पेज के लिए बना रहे हैं तो आपने हमेशा स्लैश लगाना है, तो ये होम पेज का बन जाएगा। उसके बाद अपने एलिमेंट्स बताने हैं कि इस पाथ के ऊपर कौन सा एलिमेंट हमारा चलेगा। तो उसको बताने के लिए आपने इस तरीके से करना है, और हमारा जो होम का कंपोनेंट होगा वो आपने कॉपी करके इस पाथ के ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि नया बार ऊपर आए, उसके बाद राउट्स आ जाए और फुटर लास्ट पे आ जाए। इस तरीके से आपका आएगा। ठीक है, ये हमारा एक राउट क्रिएट हो गया। अब हमने होम पे जो है ना अबाउट का भी पेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें सेकंड राउट क्रिएट करना पड़ेगा। हम इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट किया। सेकंड राउट हमने क्रिएट करना अबाउट के नेम से, हमने अबाउट लिखा। अब हमने अबाउट का पेज बनाया हो तो हमने एलिमेंट्स की जगह पे अबाउट का जो पेज है वो यूज़ करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट। अब ये पूछ रहा है कि क्या आपने इसको होम से गेट करना है। हमने होम से तो गेट नहीं करना, हमने इसका लिंक चेंज करना है। तो हम इसको बताएंगे, इंपोर्ट पे जाना है, अबाउट फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस में जाके पेजेस के अंदर जो हमारा अबाउट का पेज है हमने उसको यूज़ करना है। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया। तो ये हमारे राउट क्रिएट हो गए। तो अभी भी हम क्या करते हैं, राउट्स क्रिएट तो हो गया हमारे पास। अगर हम इसको चेक करेंगे, रिफ्रेश किया, राउट को हम यूज़ नहीं कर सकते। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें इस पेज पे ले आया है, HTML के पेज पे। अगर लेकिन HTML का पेज तो हमने क्रिएट ही नहीं किया। वो तो ये क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि जो नया पार्ट है इसके अंदर लिंक पेन लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब हमने क्या करना है, नया पार्ट के अंदर आके जिस जगह पे ये हमारे पास अबाउट वाला लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका जो HTML वाला लिंक है इसको रिप्लेस करके हमने अपना जो राउट क्रिएट किया होगा वो वाला लिंक यूज़ कर देंगे। हम वापस आएंगे। अब हमने नया बार एक ही क्रिएट की हुई है, तो हमें हर पेज को ऊपर जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सिर्फ एक ही नया बार का कंपोनेंट क्रिएट किया, हम उसके अंदर जाके सिर्फ चेंजेस कर देंगे।
तो हमने जो ये पाथ क्रिएट किए हैं यही पाथ को हमने सेम यूज़ करना है अपने नैप वर्क के अंदर। हम नैप वर्क में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नैप वर्क के अंदर हमारे पेजेस का किस जगह पे क्रिएट हो रहे हैं। तो हमारे पेजेस हो रहे हैं क्रिएट ये वाले, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंकर टैग लगा हुआ है और उसके आगे HTML में पेजेस लगे। हमने इसको सारे को रिप्लेस करना है क्योंकि हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट में हमने देखा था इंपोर्ट, हम क्या करते हैं लिंक वाला टैग यूज़ करते हैं, लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, हमने इस चीज़ को यूज़ करना है। हमने लिंक वाला कॉपी करेंगे अब इसको, और जहाँ जगह पे हमारे पास ये HTML के अंदर आ रहा है लिंक वाला टैग यूज़ हो रहा है हम इसको रिप्लेस कर देंगे। हाँ लिंक, ये भी यहाँ पे भी लिंक यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये भी लिंक है। फिर ये भी हमारे पास एक लिंक है। ये भी लिंक है हमारे पास। इस तरीके से ड्रॉप डाउन को भी चेंज करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको नहीं कर रहे। ठीक है, और मैंने बताया था कि लिंक के अंदर हमारे पास href नहीं यूज़ होता है, इसकी जगह पे हमारे पास यूज़ होता है टू का मतलब होता है कि हमने इसको किस पाथ के ऊपर लेके जाना है। तो हमने पाथ यहाँ पे बताए हुए हैं, तो यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी करनी है। आपने href की जगह पे लिख देना है 2, और यहाँ पे अब हम HTML तो यूज़ नहीं करें, HTML की जगह पे हमने पाथ बताना है। तो होम पेज के लिए हमारा पाथ होता है स्लैश वाला। इस तरीके से अबाउट के ऊपर जब जाएंगे तो अबाउट के लिए हमारा पाथ था, अबाउट का हमने रखा था, अबाउट का सिंपल नहीं स्लैश अबाउट, क्योंकि सेम राउट आपने वो रखनी है जो आपने इस जगह पे बनाए होंगे, वही आपने सेम राउट्स इस पाथ के अंदर यूज़ करने हैं। अब सर्विसेज के लिए अभी हमने क्रिएट नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्विसेज के लिए भी सर दिस एरर आ गया हमारे पास सर्विसेज। ठीक है, इसको भी 2 कर देंगे यहाँ से, फिर इसको भी यहाँ से 2 कर देंगे, और इसको भी 2 करेंगे, और नीचे हमारे पास कॉन्टैक्ट था इसको भी 2 कर देंगे, और इन सबको लिंक्स को HTML इसका रिमूव करके स्लैश कॉजेस, यहाँ पे स्लैश इवेंट्स आ जाएगा, और लास्ट पे हमारे पास है स्लैश कॉन्टैक्ट। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि ये जो यहाँ पे सारे आपने क्रिएट किए हैं ना अपने राउट्स, तो आपने सारे यहाँ पे भी इस जगह पे भी क्रिएट कर लिए हैं। लेकिन इस जगह पे मैंने अभी क्यों नहीं क्रिएट किया, क्योंकि अभी हमने कंपोनेंट्स के पेजेस जो है नहीं बनाए हुए। तो जब आप पेजेस बनाएंगे तो आप फिर यहाँ पे ना इसके राउट्स भी क्रिएट कर लेंगे। अभी मैंने नैपर के अंदर तो इसको लिख दिए हैं सबको, नैपर के अंदर लिख तो लिए हैं, लेकिन अभी चलेंगे नहीं। चलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमने इसके राउट्स नहीं क्रिएट किए। तो जब आप इसके पेजेस क्रिएट करेंगे तो आप इसके राउट्स भी क्रिएट कर लेंगे। अब हमारा ये सारा ना राउटिंग वाला काम भी हो गया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारे पास ये चल रही है या नहीं चल रही। हम अपनी वेबसाइट पे वापस आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो पहले एक दफ़ा होवर करेंगे क्या यहाँ पे लिंक आ रहा है। तो ये देखें लास्ट पे ना ये लेफ़्ट जो बॉटम लेफ़्ट है, तो यहाँ पे ना इसका लिंक शो हो जाता है। ये इस जगह पे आकर के ना इस जगह पे देखें लिंक आएगा। भी मैं जैसे इसको ऊपर माउस लेके आऊँगा ना तो लिंक आ जाता है, लेकिन लिंक चेंज हो गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आया, मैं इसको राइट क्लिक करके देखूँगा, कंसोल पे जाएंगे तो ये सेम इसका स्टाइल वाला एरर है। यानी कि जो हमने इसके कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं ना अबाउट पेज के, उसके अंदर भी कहीं पे स्टाइल यूज़ हो रहा है, तो हमने इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। हम वापस आएंगे तो हमने 2 कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे इसके, तो ये देखें इस जगह पे स्टाइल आ रहा था इसका, इसको रिप्लेस करेंगे। देखते हैं वॉलंटियर वाले के अंदर तो नहीं है यहाँ पे स्टाइल यूज़ हो रही है या नहीं। आई थिंक सो इसके अंदर हमारे पास स्टाइल यूज़ नहीं होगी, इसके अंदर स्टाइल यूज़ नहीं हो रही। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास अबाउट वाला पेज भी आ गया है। ये देखिए, तो यानी कि हमारे 2 पेज क्रिएट हो गए। हमने होम पेज भी क्रिएट कर लिया और हमने अबाउट का पेज भी क्रिएट कर लिया। तो ये देखिए अब होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज पे चला जाएगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पे। अब ये देखें ऑन द स्पॉट 1 सेकंड के अंदर हमारा जो है पेज शिफ्ट हो रहा है। पेज ऊपर देखें इस जगह पे देखना आपने, आपका पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ, ये देखें हम पेज को शिफ्ट कर रहे हैं तो ऑन द स्पॉट हमारे पेजेस शिफ्ट हो रहे हैं। 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, 1 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है। तो यानी कि हमारी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो भी फास्ट होगी, हमारा पेज भी नहीं रिफ्रेश होगा, हमारे कंपोनेंट भी ऑन द स्पॉट शिफ्ट हो जाएंगे, पेजेस भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो
तो ये कंसेप्ट क्या था, ये हमने जो रिएक्ट का यूज़ किया ना, इसके अंदर कंसेप्ट था वर्चुअल डोम का। इसमें क्या हुआ कि हम अगर अबाउट पे क्लिक करें तो हमारा पूरा जो डोम बना हुआ है ना, ये सारा रिफ्रेश नहीं होगा, सिर्फ हमारा अबाउट का जो हमने पेज बनाया सिर्फ वो रिफ्रेश होकर वो शिफ्ट हो जाएगा। होम पे क्लिक करेंगे तो होम वाला पेज रिफ्रेश होकर वो शिफ्ट होगा। तो ये सारा काम क्या होगा, वर्चुअल डोम की मदद से हो रहा है। जो पीछे इसके बिहाइंड पे जो कंसेप्ट होता है ना, वो वर्चुअल डोम का है, तो वो यूज़ कर हो रहा है इसके, तो हमारे पेज रिफ्रेश नहीं हो रहे। इस तरीके से आप क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट उठा के उसको कन्वर्ट करके अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब ये हमने सारे होम पेज के ऊपर किए थे, ये इसका जो सेक्शन, ये देखिए ये सारे सेक्शन कन्वर्ट हो गए। अभी भी इसके अंदर ना कोड के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़्यादा ओवर लिखी हुई हैं, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। वो क्या चीज़ें हैं कि ये हमारे पास 4 सेक्शन बने हुए हैं, तो ये चारों सेक्शन रिपीट हो रहे हैं। कैसे रिपीट हो रहे हैं, अगर मैं आपको कोड के अंदर दिखाऊँ, हमारा ये वॉलंटियर वाला सेक्शन है, तो उसके अंदर ये हमने ना कॉलम्स बनाए हुए हैं। ये देखिए ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, वॉलंटियर वाला ही है। ये हमारा आपकी था अबाउट का पेज है ये, हाँ अबाउट के पेज, होम पेज पे आके होम पेज पे हमारा ये थर्ड वाला सेक्शन था सर्विसेज वाला, ये वाला। तो ये देखेंगे सर्विसेज वाला आपका जो पार्ट है, इसके अंदर कोड रिपीट हो रहा है। यानी कि हमारे पास ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, ये चारों कॉलम का कोड जो है ना सेम है। यानी कि इसका डिज़ाइन सेम है, सिर्फ इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास टेक्स्ट चेंज हो रहा है और इमेज चेंज हो रही है, और नीचे वाला टेक्स्ट भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा एक ही यूज़ हो सकता है। किस तरीके से यूज़ हो सकता है, हमने प्रोप्स वाला कंसेप्ट किया था, उसके अंदर हम क्या कहते हैं, शेड कंपोनेंट बना के उसके ऊपर हमने अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया था, और मैप मेथड यूज़ करके हम उसके अंदर जो है ना वैल्यूज़ को पास कर सकते थे। तो आप वो चीज़ यहाँ पे यूज़ करके इसका कोड और कम कर सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास कितनी लाइन्स है, 12 से लेकर 70 तक, यानी कि टोटल ये हमारे पास बन रही है 70 तक नहीं 88 तक है। तो ये आपकी बन रही है ऑलमोस्ट 76 लाइन्स बन रही हैं। तो आप इस 76 लाइन्स को रिप्लेस करके इसको भी 12 to 15 लाइन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका कोड और कम हो जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्ट का ये फ़ायदा होता है कि हम कंपोनेंट्स को क्रिएट करके ना अपने कोड को रिप्लेस करते जाते हैं, ये चीज़ें हमारी कम हो जाएंगी। तो आप इस जगह पे अपने प्रोप्स को यूज़ करके तो आप ये भी कोड कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ, आपने फिर सारे कोड के अंदर वो चीज़ें यूज़ करनी है, आपका कोड जो है ना और कम हो जाएगा। नहीं सर सही है, समझ तो आ गया, कैन समझ नहीं आ रही, समझ आ गया। ठीक है। तो वो जो कंसेप्ट्स हैं ना सारे हमने बताए हैं, प्रोब्स का हो गया, हमारे पास राउटिंग का हो गया, और सबसे पहले जो कंपोनेंट्स का गए। तो इन्हीं चीज़ों को आपने यूज़ करके अपने कोड को जितना हो सके अपने कम से कम करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके कोड की परफॉर्मेंस भी फास्ट हो जाएगी, आपका कोड भी जो है ना इसको ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, इसको पढ़ना भी ईजी होगा, इसको मैनेज करना भी ईजी हो जाएगा। अभी अगर आपके पास 70 लाइनें लिखी हुई हैं तो उनके अंदर चेंजेस करना आपको पता है डिफिकल्ट होता है। वही अगर 70 लाइन को हमने कन्वर्ट करके 5 लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 10 या 12 लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसको मैनेज करना ईजी होगा। उसका क्या होगा कि आपने नेक्स्ट के अंदर जब आपने अब अगर इसी कोड को हम लेते हैं, अब नेक्स्ट आपने इसके अंदर एक न्यू कंपोनेंट ऐड करना है ना, कंपोनेंट क्या है ना, सेक्शन ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये 4 सेक्शन हैं, मैंने 4 के 5 सेक्शन करने हैं, तो मुझे 5 सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास है ऑलमोस्ट 18 लाइन्स हैं, इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा तो फिर मेरे पास ये 5th सेक्शन ऐड होगा। यानी कि मुझे 18 लाइन्स कॉपी करनी पड़ी है, वो भी हमारा कोड रिपीट हुआ है, 18 लाइन्स से हमारी रिपीट हो गई है। लेकिन अगर मैंने प्रोप्स वाला काम यूज़ किया होता ना, उसके अंदर मुझे जस्ट 3 लाइन्स ऐड करनी पड़नी थी, और 3 लाइन्स क्या होनी थी, मुझे सिर्फ ये टेक्स्ट बताना पड़ना था ये वाला, और इसकी इमेज बतानी पड़नी थी, और ये अगर नीचे वाला टेक्स्ट मैंने चेंज करना तो मुझे टेक्स्ट बताना है। तो 3 to 4, यानी कि हमने सिर्फ 4 लाइन्स उसके जो हमने अपना अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उसके अंदर हमने सिर्फ वो 4 लाइन्स बतानी थी और हमारा ये कोड रिपीट हो जाएगा। यानी कि हमें वो 18 लाइन्स का कोड हमारा सिर्फ 4 लाइन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना था, तो हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ा। अभी ये रिपीट हो गया है, तो इस चीज़ को हमने ओवरकम करने के लिए हम अपनी प्रोप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी रिएक्ट के साथ काम करें, सारे प्रोफेशनल बेस को यूज़ करके कोड जो है कम से कम करना है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है।